वेलकम ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से सेशन में जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसके बारे में मैंने कल आपको प्यार से बताया था कि क्या क्या अपना सेशन रहने वाला है, क्या क्या आज का अपना प्लान रहेगा। तो एक बार जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं इस प्यारे से सेशन में शुरुआत में, ठीक है, आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। पहली क्लास है यूट्यूब पर आज अपनी इस चैनल पर, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बिल्कुल चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दे और अपने दोस्तों को एक बार बुला ले। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे एक बार क्लास में पहुंचे और आज का जो दमदार सेशन है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों को फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, डर रहता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो कभी नहीं मिलेगा, राइट। मतलब मजे मजे हैं इस चीज पे। कैसे? क्योंकि बच्चों को मोस्टली जो दिक्कत करता है वो न्यूमेरिकल सेक्शन करता है और अपना न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप उसकी तो बिल्कुल टेंशन ही मत लेना। सबसे पहले अपना कल की कमेंट की बात करते हैं। कल अपनी जो बात हुई थी वो ये थी कि 10 पेपर अपने 12th सेशन के रहेंगे एंड 10 जो पेपर है वो 11th के सेशन के रहेंगे और 5 पेपर रहेगा बेटा मॉक टेस्ट के बारे में रहेगा। क्लियर चीज है? ये अपना प्लान था नहीं था? तो सबसे पहले क्या है कि मैं आज का जो सेशन स्टार्ट करूं, पहले 12th का सेशन का स्टार्ट था। आज पहली बार कई बच्चे क्लास में जुड़ेंगे तो शायद उनको पता नहीं होगा। तो आज का जो अपना मॉक टेस्ट रहेगा वो एयरफोर्स लेवल पर कंप्लीट सिलेबस का रहेगा, राइट है। आज का, केवल आज का। बाद में फिर कल से अपना तो जो सेशन चालू हो जाएगा वो 12th का चालू हो जाएगा ताकि बच्चों को पूरी इंफॉर्मेशन बराबर मिल जाए। क्लियर? और आज की जो 25 क्वेश्चन है, कोई सिंगल बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन एयरफोर्स में नहीं आया हुआ। सिंगल बच्चा हो सकता है उसकी शिफ्ट में नहीं आया हो, ये अलग मैटर है, लेकिन डिट्टो क्वेश्चन 25 एग्जाम में है। और आप आगे भी अपन ऐसे ही करेंगे कि लगभग लगभग 25 में से 10 क्वेश्चन तो एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब एग्जाम में आए हुए ही हो, और बाकी उससे मिलते जुलते जो टीचर का एक्सपीरियंस काम करेगा वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, जय हिंद। एक बार क्लास को आप शेयर कर दें जो भी बच्चे आ चुके हैं, ताकि अपनी आज की सेशन को शुरुआत करें। हाँ, आज की अपनी यूट्यूब पर पहली क्लास है बेटा जी, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार दिखना चाहिए। तो एक बार क्लास को आप शेयर कर दें जितने भी बच्चे क्लास में अपने पास जुड़ चुके। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करें। एक बार आप है ना, मतलब अपने दोस्तों तक बुला लें, क्योंकि जाहिर सी बात है चैनल नया है, पहली क्लास है, किसी के पास अभी लिंक नहीं पहुंचा होगा, टाइम का शेड्यूल पता नहीं होगा। तो एक बार आप लोगों का इसमें फुल सपोर्ट चाहिए और फिर अपन आज के सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जो एयरफोर्स में लेकर फिजिक्स में बच्चों को डर रहता है वो डर यहाँ खत्म होगा, राइट है। और देखो, पढ़ाया तो बहुत जाता है, पढ़ाते सभी है, लेकिन पढ़ेंगे अपन वही जो एग्जाम में आता है, राइट है। कोई फालतू का यहाँ पर एग्जाम टाइम पर जो आपका 1 महीना 30 दिन 25 दिन का जो शेड्यूल है, राइट है, उसके अंदर अपन फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऑन द स्पॉट ऑन द पटरी पर चलेंगे, जो एग्जाम में आता है वही करेंगे। और लगभग लगभग आपको मजे की बात है, क्या पता आज की इस क्लास से कम 5 या 6 क्वेश्चन डिट्टो कॉपी मिल जाए, क्या पता वैल्यू चेंज ना हो। आज का पेपर खास वैसा का वैसा ही है। क्लियर चीजें? हाँ हेलो, आ जाओ बेटा, आज से क्लास आज से अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हैं धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे ही कारवा बनता चला जाएगा। आज की सेशन को बिना किसी देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और बाकी बातें बीच में करेंगे। आ जाओ बेटा। तो मॉक का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठना ताकि उसका मजा कुछ और ही रहेगा। एयरफोर्स लेवल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर चीजें? ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन जो आज का जो सेशन है वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि पेपर कैसा आता है एग्जाम में। आप इससे अनुमान लगाना ताकि अपने अगले मॉक टेस्ट अपन को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको कि कैसे पढ़ना है। चलो, एयरफोर्स को मेरे हिसाब से हर बच्चे को पता होता है कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप जो बता रहे हो, ये मतलब ऐसा वो क्वेश्चन है जो मोस्टली हर एग्जाम में कॉपी है, और ये आपको वैल्यू भी चेंज नहीं करके देगा। ऐसा का ऐसा अभी शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा। तो ये मेरे हिसाब से सब बच्चों को पता है कार्नो इंजन का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। तो कार्नो इंजन को लेकर आपको ये पता होना चाहिए कि कार्नो इंजन क्या करता है, एक तरफ से हीट देता है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, जो कि मैं करता हूं। ये जो अपना होता है सोर्स, यहां से टेम्परेचर लेके इसको अपन को टेम्परेचर क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो उसका जो अपन इफिशियंसी निकालते हैं, जो अपन दक्षता निकालते हैं, वो क्या चीज होती है बेटा, एन बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। ये फॉर्मूला सबको पता है क्या? Q1, ठीक है, जो सोर्स से लेके किसको देता है, सिंक को देता है। ये अपन गर्म चीज है, ये चीज है। इसका क्वेश्चन जरूर बनता है। अपन 2 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में है, तो थोड़ा नजर रखना, हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन बनेगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। Q1, W का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2, जो कि ये वर्क करता है W, राइट। और इसी के तर्ज पर ये टेम्परेचर याद रखना
T1 माइनस T2 बटा T1। मेरे हिसाब से सब बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, राइट। तो अपन यहां से ये वाला फॉर्मेट अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, W बटा Q1, इसको आप 1 कर लो, चाहे इसमें डिवाइड मार दो, 1 माइनस जैसे इसको कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, Q2 बटा Q1, और ये देखो मेरे हिसाब से 1/T2 बटा T1, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ एग्जामिनर पूछता जा रहा है। तो पहला आज का अपना क्वेश्चन जो टारगेट कर रहा है वो, जो कि मोस्टली पूछा गया था, W बटा Q1, और ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। आ जाइए इस क्वेश्चन को अपन लगाते हैं, आज की इस प्यारे से क्वेश्चन को। कह रहा है कि स्रोत, ध्यान रखना एक बच्चे सभी ध्यान रखना कि इसमें जो ये वाला जो टेम्परेचर होता है, ये स्रोत वाला, ठीक है, जिसको सोर्स बोलते हैं, उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो सिंक होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कम होता है। ये कम टेम्परेचर वाली चीज है और ये ज्यादा वाली चीज है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें आपको कौन सा ढूंढ लेना है, ये अपना T2 वैसा मिल गया, इसके टेम्परेचर को फिक्स कहते हैं T2, और इसके टेम्परेचर को बोलते हैं T1। मेरे हिसाब से सब बच्चों को क्लियर है। आ जाओ। और एक कार्नो इंजन की एक सबसे बड़ी खासियत होती है बेटा, क्या, कि आप सेल्सियस में नहीं रख सकते, सिर्फ केल्विन में रखना है, क्योंकि नेगेटिव इफिशिएंसी आ जाएगी, दक्षता नेगेटिव आ जाएगी, ये वो पॉसिबल नहीं है। और केल्विन हमेशा प्लस का होता है, माइनस का होता ही नहीं है। चलो अपन ये फॉर्मूला लगा दे क्या, नीटा बराबर W बटा Q1, नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस T2 बटा T1, राइट। आ जाइए, W की वैल्यू अपन को निकालनी है। Q1 अगला भाई साहब दे रहा है, हीट कितना है, कंज्यूम कर रहा है 40 किलो जूल, जूल का यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना बेटा जी। T2 बड़ा वाला मतलब छोटा वाला टेम्परेचर, इसमें 273 ऐड करो, 273 ऐड करोगे तो ये कितना हो गया बेटा, 300, ये कितना हो गया 300, तो ऊपर लग दो 300, इसमें 273 ऐड करके लिखो 400, 400 माइनस ये, तो बेटा कितना हुआ, 100 बटा 400। ठीक है, अब इसको जो काटना है वो काट दीजिए। तो अपन इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से ये काट दो 10, तो बताओ W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलो जूल। तो कितनी कंज्यूम कर रहा है, 10 किलो जूल। किसका आंसर आया सबसे पहले, हाँ, जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दे, अपना से आज का सेशन मतलब मजेदार रहने वाला है। और मैं कह रहा हूं सिंगल, मैं आज इस क्लास को नोट कर लेना कॉपी में, पेपर दे के आओगे, मैं उम्मीद करता हूं कि 5 क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे विथ वैल्यू, चेंज भी नहीं करेगा डाटा, क्योंकि एयरफोर्स के कंप्यूटर में ये फीड है। ये पेपर ऐसे नहीं होता है, ये ऑफलाइन चीजें ऐसे नहीं चलती है, आपको रियल में फील होगा कि वास्तव में क्या चीज है, कचरा नहीं है यहाँ पर, एकदम क्वालिटी कंटेंट होगा, और वही चीज आपको एग्जाम तक लेके जानी है। अब थोड़ी वैल्यू बदल दे वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन ये मेरे हिसाब से वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, डिट्टो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जिसका जो बच्चा देख के आया उसको शायद ये पता भी चल जाएगा। क्लियर है, 10 किलो जूल आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे रिलेटेड और भी अपन सीखेंगे आगे के वो क्वेश्चनों में, फिलहाल आज के लिए इसमें इतना ही। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एयरपोर्ट्स का जो सेकंड शिफ्ट था, पहले दिन जो शिफ्ट था 16 तारीख वाला, डिट्टो क्वेश्चन था, यहां पर साइन का क्वेश्चन था, राइट। उसको लेकर यहां डायमेंशन पूछी गई थी, राइट है, वो डायमेंशन पूछी गई थी। तो बेटा जी एक चीज ध्यान रखना, अपन को एक इक्वेशन दी है, y बराबर क्या, a कोस स्क्वायर के टी, राइट। एक चीज सभी बच्चे ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये साइन थीटा, कोस थीटा, या लॉग के फंक्शन, या जो ई वाले फंक्शन होते हैं, इनकी वीमा जो होती है ना डायमेंशन, वो होती ही नहीं है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होती है, आप थीटा फीटा की डायमेंशन नहीं होती ना, तो आप क्या करो, इसको जीरो, आप मुझे बताओ इसकी अगर डायमेंशन निकालूं इस केटी की, ये केटी तो थीटा है, एंगल है, ये तो एंगल है, और एंगल की डायमेंशन क्या होती है कौन की, जीरो, जीरो एंड जीरो, सारे जीरो होते हैं। और अपन को पता है किसी की भी पावर जीरो कितनी होती है बेटा जी, 1 होती है, राइट है, 1, बिल्कुल। तो यहां से k की विमा क्या आ जाएगी, 1/t, t को नीचे लिया और ऊपर ले जाओ, तो डायमेंशन क्या हो गई, t-1। ये एग्जाम में मोस्टली आ रहा है, राइट है, तो ये कर लोगे। अब एक सभी बच्चे इसका आंसर बता दें, a साइन जिसका आने का चांस है ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, तो आप ओमेगा की विमा यहां से और k की डायमेंशन, k की विमा निकाल के छाप दें। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है चीजें सभी बच्चों को। तो इसके स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, ये एयरफोर्स के जो 16 तारीख पेपर था उसमें दूसरा क्वेश्चन था। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि एक बार आइडिया लग जाए अपन को क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेंटर ऑफ मास के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है द्रव्यमान केंद्र के बारे में पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है अपना वो किस चीज पर डिपेंड, देखो नहीं करता है,
ठीक है, नन ऑफ दिस का इसमें डज नॉट डिपेंड का विशेष ध्यान रखना कि वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेंटर ऑफ मास वो जगह होती है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, इकट्ठा रहता है, केंद्रित रहता है, राइट है। तो उस पर तो वो डिपेंड करेगा। पहला कह रहा है कि उसके आकार पर, ठीक है, साइज पर बिल्कुल करेगा सेंटर ऑफ मास। उसकी बीच की दूरी पर, दोनों ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है इस बात पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर बिल्कुल करेगा। ये कह रहा है कि द्रव्यमान के वितरण पर, ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो ये तो करेगा कि किधर मास ज्यादा है किधर। जैसे यहाँ पर वितरण का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ कोई चीज अपने रख दी, यहाँ 2 किलो रख दिया तो यहाँ 4 किलो रख दिया, तो मास का फर्क है तो डिपेंड करेगा ना, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, राइट। तो इस पर भी करेगा। कण पर कार्य करने वाले बल, यानी जो एक्सटर्नल जो फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, बाहर से लगाया गया फोर्स है तो डिपेंड करेगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, राइट है। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास है तो इसके आकार पर, इसके साइज पर, ठीक है, वो सब पे करेगा। लेकिन इस पे जो जी लग रहा है वो तो इधर भी लग रहा है और इधर भी। हाँ, बाहर से कोई चीज लगा रहा हूं तब होगा, इसने बाह्य बल नहीं बोला, नॉर्मल बोला, वो ग्रेविटेशनल हो सकता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन डिट्टो आया हुआ है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका परफेक्ट सही आंसर होगा। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया, क्लियर ये चीज है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन लीजिए। ये कह रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए तो साउंड की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार जो भी बच्चे क्लास में हैं, मैं एक बार आपको फिर बोलूंगा, आप क्लास को जरूर शेयर करें और मेरे साथ साथ आंसर बराबर देते रहे और अपने आप को चेक करें कि हाँ एयरफोर्स में आते हैं क्या है क्वेश्चन। इतने हार्ड भी नहीं आते, कई बार ऐसा लगता है कि पहाड़ जैसा, ऐसा कुछ नहीं आता, कुछ बच्चे क्वेश्चन भी आते हैं। आ जाइए, देखो कैसे। ये कह रहा है ध्वनि की चाल, ठीक है, साउंड की स्पीड की बात कर रहा है। और साउंड की स्पीड के लिए फॉर्मूला जो ऑफलाइन में वो बच्चे तो जानते हैं, बाकी जो ऑनलाइन में जुड़े हैं वो बच्चे ध्यान दें कि साउंड की स्पीड जो है वो गैस की स्पीड से टकराती है। हालांकि फर्क है लेकिन फॉर्मूले में सिमिलरिटी है। वो क्या है सुनिए, 3 बातों को याद रखना इसके अंदर। अगर आप इसको याद रख सकते हो तो इसमें आता है गामा सामा। इसमें क्या आता है, ध्वनि की चाल के अंदर ध्यान रखना क्या आता है, गामा, गामा आर टी अपॉन एम ए। अगर ये फॉर्मूला किसी को याद है, एयरफोर्स का फेवरेट पॉइंट है ये भाई। एक होता है गामा के टी अपॉन एम नॉर्मल मास, एक होता है आपको गामा पी अपॉन, लाप्लांस ने बताया था अगर याद है तो। ये मेन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले ध्यान रखना। मैंने 5 से शिफ्ट पे जब एनालिसिस किया तो पता चला जैसे कार्नो इंजन इंपॉर्टेंट है वैसे इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन देखा गया है, तो इसके क्वेश्चन अपन मोस्टली जब अब 11th का सेशन चालू करेंगे तब मैं आपको इसके मोस्टली क्वेश्चन कराऊंगा। आज तो केवल एक प्री है, मतलब पेपर कैसे आता है, राइट है। ये ध्यान रखना स्पीड। अब थोड़ा सा लॉजिक से याद रखना। लॉजिक से ये याद रखना क्या कि लॉजिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि एक चीज ध्यान रखना, नजर रखना, आर और एम ए अणुभार मोलिकुलर मास, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा जी। और एक के और ये इसमें एक मोटा फर्क क्या चीज है, मोटा फर्क क्या चीज है, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान रखना। थोड़ा नॉन टेक्निकल बात है लेकिन थोड़ा सा समझना कि अपन याद करें तो कैसे करें। जैसे ऊपर क्या चीज है, आर और ए, थोड़ा लॉजिक से जोड़ें तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत को जानते हो, राइट है। दोनों में से टेक्निकली बड़ा कौन है, आप एज के हिसाब से मत देखना, पावर के हिसाब से राहुल गांधी साहब ऊपर है, अशोक गहलोत साहब नीचे हैं, राइट है। दोनों को एक ही स्ट्रीम में रखना है, राइट है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, केजरीवाल जहां है, अब तो केजरीवाल साहब चले गए, कोई बात नहीं, केजरीवाल जहां है वहां मोदी जी की टक्कर है सीधी सीधी, तो के की जगह एम लिखना है जो कि वोल्टेज मान कांस्टेंट है, और नीचे मोदी जी को ध्यान रखना यानी नॉर्मल मास है, राइट है। ये फर्क करता है दोनों में। और ये पी और रो आपको याद रखना है, मेन मोस्टली ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अब यहां पर एक डिटो नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना, जहां आर आएगा वहां एम ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि साउंड की स्पीड को दुगना, अगर इसको दुगना करूंगा, यहां डबल लगाऊंगा, ये डबल बाहर आ जाएगा, ये 2 है ना बाहर आ जाएगा और √2 गुना हो जाएगा, सिंपल खत्म। अब √2 में देखूं तो ऑप्शन में दुगना 4 गुना अपरिवर्तित तो होगी नहीं, तो वो तो √2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर चीजें, डी। अब इसको अपन याद कैसे रखें, एक तो तरीका ये बता, इसको लेके जाना गैस वाले में, गैस की स्पीड, ये ध्वनि की स्पीड है, यहां साउंड लिख लेना। अगर आप गैस में जाते हो वो थोड़ी अच्छी खासी स्पीड होती है। और आपका प्यारा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, प्यारा सा कॉन्सेप्ट, क्या कोई फर्क नहीं है फॉर्मूले में। आ जाइए, आर टी अपॉन एम ए, इधर आइए, के टी अपॉन नॉर्मल है, ये केजरीवाल मोदी जी साथ ही है भाई, गामा पी बटा रो। फर्क जो चीज है वो नोट करना। फर्क क्या चीज है, फर्क वाली बात को आप अच्छे से नोट करना क्या है,
वो है यहाँ पर 3 आता है। क्या आता है? 3। ये फर्क है, बाकी डिट्टो कॉपी है, दोनों फॉर्मूले कॉपी है। तो सभी बच्चे इस दो फॉर्मूले को अच्छे से नोटेट कर लेना। क्लियर है? सभी बच्चे दो फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेना। इसको वो टारगेट कर रहा है, इस क्वेश्चन को। क्लियर है सभी? हाँ बिल्कुल। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, मॉक तो 25 से लगाएंगे, मैं वैसे नहीं कराऊंगा टिक वाला क्वेश्चन। मैं बीच बीच में जो 5-6 क्वेश्चन डाल रहा हूं ना, इनको भी आप नोट करना। क्लियर चीज है? टिक वाले क्वेश्चन नहीं चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगर कोई बच्चा 16-17 तारीख की शिफ्ट में पेपर किया था, ये डिट्टो क्वेश्चन छपाता है एग्जाम में, वैल्यू भी चेंज नहीं है, और हो सकता है आपको ऐसा कैसे मिल जाए, ऑप्शन भी वो छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो देखिए, ऐप एक दिया हुआ है, 0 से कहां तक, 5 मीटर तक उसने वर्क डन पूछा है, कार्य का मान निकालिए। और कोई भी कार्य जब स्टैंड होता है, बदलता है, तो समाकलन की हेल्प लेंगे। तो इंटीग्रेशन कीजिए एफ डॉट डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको एफ की वैल्यू दे रखी है, तो मैं सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दो। सब बच्चे मैथ के हैं तो जानते हैं, मैं सीधा लिख रहा हूं एक्स के अकॉर्डिंग कहां से कहां तक करना है इसको। 0 से 5 सीधा करो, 10 एक्स माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x का कितना हो जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर बाई 2। और इसका करो बेटा क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3, ये मार दो इसको, तो क्या बचा 10x एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब आपको लिमिट रखनी है, कहां से कहां तक, 0 से 5। तो 5 तो क्यों, ये 0 तो क्यों रखना है, सीधा 5 रखो, सीधा 5 रखो और सोल्व करो इसको क्या आता है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो W बराबर 5 रखोगे, सीधा रखो 5, 10 इंटू 5 50, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर, ये क्यूब है भाई। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये 3 हट गया यहाँ से, 3 तो मर गया, तो 5 का ये क्यूब कितना हो जाएगा 105, 25 पंजे 125, 125 लगा दो। 125 और ये कितने हो गए, 150 में से 25 घटा दो, 125 और ये हो जाएगा आपका 175 में 25 गया, तो W कितना आया, 150 जूल आ गया। चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन। तो क्लियर चीज है, तो 150 जूल। ये भी एक्स ग्रुप में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन छपाता है, जैसा का जैसा मैं बता रहा हूं, इसका ना रखना। तो अपना आंसर कौन सा आया, 150। मैं फिर कह रहा हूं नोट कर लेना, डाटा भी चेंज नहीं होगा एग्जाम में। और अगर मिल गया उस दिन, ठीक है, सर को याद करोगे कि हाँ सर ने तो ये 150 याद है, मैं तो 150 का टिक, लेकिन थोड़ा चेक कर लेना, क्या पता 99% यही है डिट्टो, वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद जो बच्चा देख के आया उसको पता रहेगा। ये कांच की स्लेब में से जो लाइट गुजरती है ना, उसका टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछ रहा था। और ये 2-3 जगह देखा गया था ये क्वेश्चन। वैल्यू सेम देखना, वैल्यू भी नहीं छेड़ी है मैंने। आ जाइए, एक कांच की मोटी स्लेब है, ठीक है, उस स्लेब में से उस कांच का तो अपर्तांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कह रहा है कि बताओ उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो सीधा सा बात है, कोई भी समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, स्पीड को यूज करेंगे अपन। आ जाइए, डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूं, वी को मैं नॉर्मली इसको मैं मान लेता हूं डी, और यहां मान लेता हूं वी। अब अपन को पता है ये जो वी भाई साहब होता है, आपको पता है कि अपन अपूर्णांक निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं सी बटा, याद है इसे, सी बटा वी, सी बटा वी, ये पता होना चाहिए। आ जाओ, अब इस v की जगह क्या लगाओ, इस v की जगह आप ये लगाओ, इसको n को नीचे ले आओ। जैसे मैं v निकालूं तो c बटा n, वहां के नहीं, वहां रख दो यहाँ पर। तो इस v की जगह रखो c बटा n, n कहां चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैं n को ऊपर ही लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक। क्लियर चीजें? आ जाओ, अब बताओ d कितना है, 4 mm, mm का थोड़ा खोलना आना चाहिए, माइनस का 3 मीटर, और अपवर्तनांक कितना है 1.5, 1.5 मतलब 3/2 रख लो। और C कितना है सर, ये बताने की किसी को मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, 3 इंटू 10 की पावर 8। चलो कट करो इसको, जो भी कटता है काटो इसको फटाफट। तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो T बराबर कितना हुआ, 2 इंटू पावर को 8 और 3 कितना हुआ, 8 और 3 11 हो गया, 11 ये सेकंड का समय लगेगा। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11, पता लगाओ कौन सा आंसर है इसके अंदर। 2 इंटू 10 की पावर 11, प्लस का 11 है, ये माइनस का 11 है, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन में, गलत आंसर है ये 11.11, इसमें पॉइंट लगा दिया तो ये भी गलत है। इसके ऑप्शन को चेक करें तो 2 इंटू 10 की पावर 11 परफेक्ट आंसर है, माइनस का 11, और इसके अंदर पॉइंट 2 ये भी सही है, इसमें शायद ये पॉइंट है, इसमें गड़बड़, ऑप्शन में सही नहीं किया बेटा, इसको थोड़ा चेक करना, 2 आंसर सही है। यहां मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, पॉइंट 2 इंटू 10 की पावर 11 है, ठीक है, वो टेक्निकल इश्यू है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ टेक्निकली बी आंसर सही है, हाँ बी परफेक्ट है, चलो जिसने बी सही किया वो बी सही मान लेना। और जिसने ये भी तो पॉसिबिलिटी है
इसको चेक करो। अगर मैं ये बताओ इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लूं, ठीक है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 10 एक कम कर देगा, 0.2 लग जाएगा, तो ये भी तो सही है। हालांकि वो टेक्निकल इश्यू है, ठीक है चीज है। तो जिसने बी दिया वो भी सही है, जिसने डी दिया वो भी सही है, लेकिन एक ही आएगा, वो पॉइंट लगाने में थोड़ा आगे पीछे हो गया। क्लियर चीज है? क्लियर सभी बच्चों को? हाँ बिल्कुल। चलो बिना किसी देरी के अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मतलब डिट्टो एग्जाम में छपा है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एन बटा लगाकर इसको बस अपूर्णांक का ध्यान रखना कि निकालते कैसे। एक लाइन का क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये लीजिए एक और क्वेश्चन देखा जा रहा है, मतलब आप टारगेट करना वो पॉइंट जहां से वो क्वेश्चन एग्जामिनर उठा रहा है, परमाणु भट्टी, उसमें भी वो यूज वाला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि मंदक, मंदक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर एक ऐसी चीज होती है जो किसी की स्पीड को क्या करता है, कम करता है। स्पीड को कम करने वाले जो मटेरियल होता है उसको मंदक कहते हैं। जैसे क्या होता है कि न्यूक्लियर भट्टी में जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, वो बहुत फास्ट निकलते हैं, उनको बेचारे को रोकने के लिए ये डिवाइस लगानी पड़ती है, ये डिवाइस लगानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये यूरोन है, ठीक है, ये यूरेनियम 235 है, इस पर जब ये न्यूट्रॉन जब गिराकर छोड़ा जाता है तो ये बहुत फास्ट न्यूट्रॉन जनरेट करता है। इसको रोकने के लिए बॉर्डर लाइन लगाते हैं। मोस्टली भारी जल नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेटर में जो रोड लगाई जाती है वो ग्रेफाइट की छड़ भी लगा सकते हैं। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? यहां जो ये चीज है ये अपन कौन सा यूज करेंगे? ग्रेफाइट। कौन सा याद आएगा? जो कि स्पीड को कहेगा भाई साहब रुक, ठीक है, इसकी एनर्जी को कम करेगा। देखो फास्ट से स्लो करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मॉडरेटर, मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदक कहते हैं। तो आ जाइए कौन सा आंसर हो जाएगा? अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ग्रेफाइट। कलोगे वाली चीजें ये ध्यान रखना। इसका मतलब यहां से जब मैं आपको जब 12th पढ़ाऊंगा तो यहां से पढ़ गया ना, मैं रोज एक क्वेश्चन लाऊंगा इससे और 5-7 क्वेश्चन करेंगे, डिट्टो एग्जाम में छपेंगे। तो इसको वो टारगेट कर रहा है, अपन इसको टारगेट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास उष्मा गति के उस प्रकरण, ये भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो उष्मा गति की उस प्रकरण का नाम लिखिए जिसमें आंतरिक ऊर्जा उष्मा के बराबर होती है। उष्मा आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है, हीट जो है इंटरनल एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। क्या क्वेश्चन है? आ जाइए। आप सबको पता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। केमिस्ट्री वाले माइनस पढ़ते हैं, अपन प्लस ही पढ़ेंगे। यहाँ माइनस होता है केमिस्ट्री में, अपन को प्लस ही रखना है याद। तो किसी न किसी एक प्रक्रम में जीरो होता है, कोई ना कोई, राइट है। इस प्रक्रम में आइसोथर्मल में कौन जीरो होता है? इसमें ध्यान रखना, मैं इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इधर ही लिख देता हूं, नजर रखना। मेन इक्वेशन अपनी ये है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, नजर रखना। सारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्लियर करना। इसमें कौन नियत रहता है? 2 चीजें नियत रहती है, एक तो टी भाई साहब, टी नियत रहता है, वो तो सबको पता है। एक आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी यू भी नियत रहती है। अगर यू नियत रहती है आंतरिक ऊर्जा जो कि ताप पर निर्भर करती है, तो डी यू का मान भी नियत रहेगा। वो डी यू अगर नियत है तो यू डी यू मर गया, तो डी क्यू किसके बराबर हो गया? बताओ डी क्यू किसके बराबर हो गया? डी डब्ल्यू के बराबर हो गया। ये अगर ये वाला आ जाए तो आंसर देना है समतापी। समायतनी में कार्य जीरो होता है, याद है, वर्ग का मान जीरो होता है इस प्रक्रम में। तो इसमें आप ऐसे रखना कि डब्ल्यू कितना होता है? जीरो। अगर डब्ल्यू जीरो हो गया तो कौन आएगा बेटा जी? ये दोनों को बराबर कर दो, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। याद है इसने क्या पूछा है? देखो, अच्छा उष्मा आंतरिक ऊर्जा के बराबर पूछा है। अच्छा पहला ही आंसर सही हो गया अपना, तो पहला ही आंसर सही हो गया। उष्मा इंटर ये अच्छा आंतरिक ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। आ जाओ अगले में चलते हैं, ठीक है। तो उष्मा ऊर्जा के बराबर है डी क्यू डी यू के बराबर है, यानी जिसमें डी डब्ल्यू जीरो होता है। तो डी डब्ल्यू जीरो, अच्छा इसमें डी डब्ल्यू तो जीरो हो ही गया ना, ये आएगा भाई। डब्ल्यू तो जीरो मान ही लिया ना, तो क्या बचा बताओ? डब्ल्यू को जीरो मान लेंगे तो डी क्यू डी यू के बराबर हो गया। ये वाला आंसर हो जाएगा अपना समायतनी। और समायतनी से और भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए थे, सभी बच्चे ध्यान रखना। और समदाबी के अंदर कोई भी जीरो नहीं होता, पूरी प्रोसेस इसमें काम करती है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सभी बच्चे ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीरो नहीं होता है। अब आते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम बेटा जी ऐसा होता है जिसमें हीट इधर उधर नहीं होती। क्यू भाई साहब कांस्टेंट रहते हैं। अगर क्यू कांस्टेंट रहते हैं तो डी क्यू मर जाएगा। अगर डी क्यू मर गया तो इसी को जीरो कर दो, तो उसमें डी यू बराबर डी, इसमें क्या आ जाएगा? जीरो बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये इक्वेशन ऐसे आती है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान रखना। ये डिट्टो 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। अभी जो एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा मतलब इससे रिलेटेड, इसका कार्य भी पूछा था अलग से। तो कर लोगे सभी बच्चे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताओ, इससे इजी क्वेश्चन देखोगे, ये भी शिफ्ट में आया हुआ है। इसका मतलब अपन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ 5-6 टॉपिक है, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेना है, कुछ अपने पास
ऐसे भी आएंगे। सभी बच्चे आंसर दो, एक बार देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे एक बार आंसर दो, ये फटाफट आंसर दो। आ जाओ देखे सबसे पहले कौन देता है। निम्न में से किसकी विमा M1 L-T-10 नहीं है? नहीं है। आ जाओ फटाफट देखे सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है। और जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार जो नया बच्चा जुड़ा है, ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर देना, उसमें कंजूसी नहीं करना है, और शेयर जरूर कर देना भाई। और चैनल से जुड़ा है तो सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ठीक है, आगे मजेदार क्लासें आने वाली है और जरूर एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ये मेरे आप वादा है आपसे। आ जाइए सभी बच्चों का आंसर ए। देखो ये हुई बात क्लियर, ए वाला आंसर बिल्कुल सभी, ये आपके लिए था भाई क्वेश्चन। सबको पता है इसकी डायमेंशन होती नहीं है। ठीक है, स्ट्रेन विकृति की डायमेंशन होती नहीं है, और ये डिट्टो तीनों एक ही चीज है, तीनों की विमा एक ही चीज होती है। ये लो फोकट के नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, अपन अचीव कर सकते हैं टारगेट को। कुछ हलवा टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको उड़ा देंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जल्दबाजी में गलत मत पढ़ लेना। आ जाइए, ये भी आप आंसर दोगे। कौन सा? परावर्तन रिफ्लेक्शन के अंदर, परावर्तन रिफ्लेक्शन में कौन सी राशि नहीं बदलती है? बदलती है कि नहीं बदलती है? बदलती है। परिवर्तित पूछा है, चेंज पूछा है, बताओ। परावर्तन मतलब अपवर्तन नहीं है, जिधर से आई उधर ही गई। क्या बदला? इसका जो लेमडा वही इसका लेमडा, इसकी जो स्पीड वही उसकी स्पीड, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वही उसकी स्पीड, इसकी जो चमक है, चमक, वो जो चमक है वो थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। राइट है, थोड़ी सी लाइट की चमक कम हो जाएगी। चमक को इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमक का नाम क्या रखा है यहाँ पर? इंटेंसिटी रखा है, तीव्रता रखा है। वो हल्की सी डाउन आ जाएगी। बिल्कुल सही। हाँ मेरे आया था, कौन विष्णु कह रहा है, बिल्कुल। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, आधे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं और क्या लगा देंगे, वो ये सोचेंगे हाँ अपवर्तन आवर्ती लगा दो, फ्रीक्वेंसी। वो क्वेश्चन पढ़ना सही ढंग से, उल्टा मत लगा देना। क्लियर चीजें? बिल्कुल। तो इसमें ये समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें मीडियम जिसमें है वैसे ही ये चली जाएगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। किस, ये 3 क्वेश्चन लेके बेटा, ये भी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये 17 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है। आ जाओ चेक करते हैं इसका आंसर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, नजर रखिएगा। किसी एक समान यूनिफॉर्म बता रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म बता रहा है, एक समान पे बाह्य बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाह्य बल पर क्या, यानी गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आ जाइए मेरे साथ। क्या है, 3 क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, तीनों एग्जाम ओरिएंटेड है। आ जाइए पहला क्वेश्चन। ये गति का आपको ये पता है, चलो इसको छोड़ो। 3 गति का पहला नियम है बराबर dp बटा dt, पता है क्या? पहला क्या, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसको अगर घूर्णन गति में रोटेशन में ले जाओ तो ये टाउ बाई साहब होते हैं, और एल अपॉन डी टी। क्या ये सबको पता है? राइट। आ जाइए, क्या ये 12th क्लास का ये वाला टॉपिक भी पता है कि ई बराबर डीवी बटा डी टी होता है, डीवी बटा डी एक्स होता है? माइनस माइनस लगा सकते हो, होता है क्या ऐसा? हाँ आ जाओ। तो क्या बता रहा है ये चीजें, तो आप सोचो इसके अंदर 2 चीजें। आ जाओ देखो इसमें क्या करना है। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं पी को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, पी को कांस्टेंट कर दूं, आप मुझे बताओ कोई कांस्टेंट राशि का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। राइट, नजर रखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इधर एल एल को फिक्स कर दिया आपने तो फिर इधर ये टाउ भाई साहब 0 हो जाएंगे। और इधर आपने वी को फिक्स कर दिया, वोल्टेज को, राइट है, इसको अगर वोल्टेज को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वोल्टेज फिक्स हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। अरे ये तो मजेदार चीज है। क्लियर चीज है। तो कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। सुनना, जब पी नियत हो गया तो पी बराबर क्या होता है? एम वी। मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, मास तो वैसे ही कांस्टेंट, तो v अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि p ने जिसको नियत किया वो अपने आप v फिक्स कर देगा, v कांस्टेंट। और यही तो चाहता है कि वो यूनिफॉर्म गति से गति करे, एक समान वेग से। एक समान वेग मतलब उस पर बाह्य बल का मान क्या होगा? 0। तो बताओ क्या आएगा उस पर? बाह्य बल कितना है? आंसर क्या आएगा? 0। बताओ क्लियर है चीज है। और सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए क्या कि L जब कांस्टेंट रहता है, सभी बच्चे जानना, इसको रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको कोणीय संवेग संरक्षण का, पृथ्वी पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ है ये। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब v नियत होता है तो e 0। कैसे पता चला? आपको पता है, चालक गोले के अंदर, चालक में v कांस्टेंट रहता है अंदर, और e भाई साहब कभी v कांस्टेंट है तो चालक के अंदर क्या होता है? ये 0 होता है। याद आया किसी को? ये कंडक्टर चालक में पता चला नहीं चला?
ये मजेदार भाई कॉन्सेप्ट याद रखना। तो ये 3 डिटो क्वेश्चन है, तीनों का थोड़ा सा ध्यान रखना, मजेदार इसमें तीनों उठा सकता है। तो इसने कहा है कि एक समान गति यानी v फिक्स करने के लिए उसमें बाह्य बल कितना होगा, 0। ऐसे टॉर्क पे आ सकता है, बलागुण के लिए आ सकता है, ऐसा इसमें भी आ सकता है। चलो अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेना तीनों क्वेश्चन, फिर ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आ जाओ, सबको श्रेणी क्रम का पता होता है आर का, इसने रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का पूछ लिया। तो इस बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या है देखो, आ जाओ आप मुझे बताओ, मैं ज्यादा इसमें उलझाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेता हूं, सिंपल याद करवाता हूं। आ जाइए, ये मानना या R1 भाई साहब या R2 भाई साहब, ठीक है, इसका प्रतिरोध रो 1, इसका प्रतिरोध रो 2, मतलब प्रतिरोध क्या है जिसको रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसका उल्टा अपन इसको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मान लेते हैं। ये सबको पता है, मैं 3 फॉर्मूले में खत्म करूंगा, ज्यादा कुछ अंदर नहीं लेके जाऊंगा। आ जाइए, सबसे पहले आप मुझे बताओ प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है। कि सर ये भी कोई पूछने की चीज है, हमें ये तो अंधेरे में याद है, एक ही तो चीज ढंग से याद है। R1 R2 R3 क्लियर ये चीजें, आ जाओ सबको पता है, इसी की तर्ज पर रो चलता है, क्योंकि आर बराबर प्यारे बच्चों रो एल बटा ए होता है, जैसी शकल इसकी वैसी शकल इसकी। तो रो का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, रो बराबर रो 1 रो 2, ऐसे ही, मतलब ये तो मजेदार कॉन्सेप्ट है, आर की शकल में रो चलता है। और ये रो हाथ लग गया तो अपन को तो ये तो पता है कि रो के सिग्मा की कुछ ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है, उल्टा चलता है ये तो सिग्मा जो चलेगा वो क्या चलेगा, उल्टा चलेगा, 1 अपॉन सिग्मा बराबर 1 अपॉन सिग्मा 1 1 अपॉन सिग्मा 2 डॉट डॉट 1 अपॉन सिग्मा n। ये किस में चलेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है मैंने, श्रेणी क्रम के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है, श्रेणी क्रम सीरीज के लिए लिखा है। अब आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखना, क्या एक चीज जो मैं इसमें नोट करने जा रहा हूं, ढंग से इस बात को याद करना बेटा जी, क्या है, इस दो लास्ट वाले दोनों टॉपिकों को तारों की संख्या से मतलब है, कितने तार आपने जोड़े इस बात से डिपेंड करता है। तो एक चीज नोट कर लेना, इसको आयन से मतलब नहीं, तार कितने, इसको नंबर ऑफ वाइट से मतलब है, तो इसके बगल में एन लगाना, याद रहेगा सभी बच्चे रखना, इसके बगल में क्या लगाना, एन लगाना, बस, और खत्म फिर मामला। अब मुझे बताओ कितने तार है, कि नंबर ऑफ वायर कितने, दो, दो थोको यहां पर, उस दो को नीचे लाओ, दो का डाटा दिया है, दो का भाग दो, सीधा आंसर बी। क्लियर है, अरे ए किसने दिया, हाँ जल्दबाजी में पड़ गया, गड़बड़ नहीं करना है। और ऐसा कैसा आप है ना इसको समांतर क्रम में याद कर सकते हैं, समांतर क्रम में पैरेलल में क्या करोगे, एक बटार एक बटार एक बटार, और ये एक बटा रो एक बटा रो और एक बटा रो, और एक बटा रो को सिग्मा बोल देंगे, ध्यान रहे एन वहीं रहेगा जहां था, याद रहेगा मजेदार कॉन्सेप्ट, तो ये अच्छे से याद रखना। और तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसा का ऐसा छपा था, और आगे जितनी 12th की जो सेशन होंगे जिसमें प्रैक्टिस होगी, आप पढ़ के आना, मैं ऐसे क्वेश्चन और लेके आऊंगा, क्योंकि इसका एग्जामिनर का टारगेट कर रहा है। ये आज की शिफ्ट का सबसे प्यारा क्वेश्चन, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसमें थोड़ा सा मैंने ऑप्शन इजी दे दिए, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार हो जाता, राइट है, इसके ऑप्शन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे गड़बड़ करते आते हैं, और ये एग्जाम में डिट्टो छपा था इसी लास्ट एग्जाम में, तो समझना इसके अंदर आपको एक वी की इक्वेशन दे रखी है, एक भाई साहब आई की दे रखी है, ये कह रहा है कि दोनों के विकोण आगे, ठीक है, ये कह रहा है कि धारा का मान किस कोण से आगे है। तो सभी प्यारे बच्चों इस बात के लिए मैं एक जुगाड़ बता रहा हूं, वो याद रखना, अच्छे से ध्यान रखना, क्या कॉन्सेप्ट, जब भी आपको ये फेज पूछे, नजर रखना, एक चीज ध्यान रखना, आपको इसके लिए आई की वैल्यू फिक्स कर दो, इस एक्सेस पर नजर रखना, मेरी हाथ का नजर रखना, इस आई को इधर रख दो, राइट है, अगर मेरा हाथ ऊपर जा रहा है तो ये प्लस का है, मेरा हाथ नीचे जा रहा है तो ये माइनस का है, ये बात याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसके पीछे जो घूमेगा वो वी वाली लाइन घूमेगी, या तो आगे या पीछे, राइट। अब चेक करते हैं, अगर अपना आंसर प्लस में आ गया तो इसको ऊपर ले जाना है, अगर आंसर माइनस में आ गया तो वो जो वी वाली लाइन है वो नीचे जाएगी। आई फिक्स कर दो आप एक जगह, बताओ आई को वैल्यू को फिक्स कर दोगे सभी बच्चे, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को। अब यहां से आपको θ2 माइनस θ1 करना है, राइट। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, θ2 माइनस θ1, नहीं, आपको एक फिक्स याद करना है, क्या, v में से आई घटाना है, v में से आई को ही सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरी चीज इसमें से नहीं घटानी है, क्लियर चीजें, आ जाओ। तो v में से आई घटाना है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसके अलावा ये क्वेश्चन कहीं भी आए हो तो आप θ2 में से θ1 को घटाओ, बताओ याद रहेगा चीज, आ जाओ, थीटा v उठाओ, इसमें v कौन सा है बताओ, ये वाला उठाओ, नजर रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ओमेगा टी माइनस का π/6, ये v का फंक्शन, और इसमें ये उठाओ, माइनस को अंदर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओमेगा टी, ये प्लस वाली चीज वहां क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना है ये π/6, चलो ओमेगा साहब मर गए, वो कितना हो गया
माइनस का 2 पाई बाई 6, ये 2 पाई बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3। आपको तो आंसर इजी मिल गया, इसलिए मजा आ गया आपको कि हाँ ठीक है सर हम बी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बी कर लेते हैं। राइट है चीजें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ आंसर इजी मिल गया तो मैं इसको कर लूंगा, नहीं इसमें मजेदार ट्विस्ट है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन इधर देखिए, अगर थोड़ा ढंग का ऑप्शन होता ना, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो ढंग का ऑप्शन होता तो उसका क्या वो क्या बिगाड़ता। इधर देखिए, खेल समझिएगा। तो लाइन घूमेगी, ये बताओ माइनस का एक नहीं है, ये जो होगा वो वी की दिशा बताएगा। आप तो ये ध्यान रखो, वी के बारे में बताएगा, वी की दिशा डायरेक्शन शो करेगा। आई तो फिक्स कर दिया। अगर ये पैसा प्लस में होता तो ऊपर, ये माइनस में होता है तो नीचे, ये तो माइनस में, तो वी भाई साहब कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसको नीचे लाओ, यहां कहीं भी वी होगा, ये 60 डिग्री होगा पाई बाई 3 माइनस का। नीचे मतलब करंट आगे चल रहा है, और करंट ही आगे चल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा किस मान से आगे है, साफ साफ कह रहा है लीड कर रही है। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको? अगर यहां ये लिख देता पाई बाई 3 से धारा आगे, पाई बाई 3 से वोल्टेज आगे, तब खेल बनता, फिर बच्चा फंस जाता। अभी तो इसमें तो फोकट का नंबर है, इसमें तो घटाना था, केवल कुछ है ही नहीं था। तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर नोट कर लेना, प्यारा कॉन्सेप्ट है, लाइफ में कभी गलत नहीं करोगे। और सभी बच्चे ध्यान रखना, जब भी एसी का चैप्टर आ जाए, वी में से आई को घटाना है, आई की लाइन को फिक्स कर दो, और अगर ये प्लस आता है तो वी भाई साहब को ऊपर ले जाओ, और नहीं तो वी को नीचे ले जाओ। बताओ याद रहेगा सभी बच्चों को? एक बार इसे अगर ये बात समझ में आएगी तो सभी थम्सअप लिखें, सभी बच्चे थम्सअप लिखे कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूं 90% बच्चों को नहीं आता, 90% बच्चों को नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, कि आगे जाएगी कि पीछे जाएगी क्या है। तो थोड़ा सा बेटा इसको सुधार लेना, और जितने भी जिसको समझ में आया वो थंबनेल लिखे इसके कि हाँ भाई, कि थम्सअप दे कि हाँ भाई ओके है। आज का फिर कार्नो इंजन का बेस्ट क्वेश्चन, वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा एग्जामिनर। आ जाइए, देखो क्या है, ये लीजिए 2 स्टेप का क्वेश्चन आ गया। क्या? यदि कार्नो इंजन का सिंक, सिंक मतलब T2 भाई साहब, ठीक है, दक्षता नीटा भाई साहब, और ये कह रहा है कि इतनी कर दी जाए। 2 स्टेप पर गया क्वेश्चन। आ जाइए, तो स्टेप फर्स्ट, सभी बच्चे नजर रखना मैं क्या कर रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में नीटा बराबर, अभी शुरू शुरू में इसका फॉर्मूला बता दिया था मैंने, तो अब डायरेक्ट करेंगे। नीटा कितना है? नीटा नीटा 50%। 50% को आप क्या लिखोगे? मैं इधर लिख देता हूं, नीटा कितना है 50%। 50% को 50/100 लिखो सीधा, एग्जाम में डायरेक्ट करना, 1/2। राइट, मैं यहां लिख दिया 1/2, कोई फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी है। 1 माइनस T2 मतलब छोटा वाला भाई साहब, छोटा ये है, और इसने दे भी रखा है। तो बताओ 273 में 7 जोड़ के लिखो, इसमें 273 प्लस 7 करना है, तो कितना हो गया? 280 हो गया क्या? 280, और T1 पता नहीं है, चलो निकालते हैं इसको, इधर लाओ। तो 280 माइनस T1, 1 माइनस आधा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधे को इससे मल्टीप्लाई करो, T1 भाई साहब अपन को मिल जाएगा। कितना हुआ? 28 दूना 56। ये लीजिए, ये तो मोटा केल्विन आएगा। राइट है, सभी बच्चे देखना एग्जाम में डिट्टो छपाता क्वेश्चन, वैल्यू भी नहीं चेंज कराता। आ जाइए स्टेप नंबर 2 पर। अब कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन तो ये होता है कि 20 और बढ़ा दिया इसने, तो आपको फिर इजी दे दिया, 70% बढ़ा दिया। मतलब दूसरी स्टेप पर आ जाओ, नीटा वापिस लगाओ ये वाला, 1 माइनस T2/T1। ठीक है, 70% का मतलब सीधा लिखो 70/100। तो बताओ 70/100 का मतलब क्या हुआ? 7/10 रख दो सीधा, तो मैं यहां रख देता हूं 7/10। 1 माइनस T2 भाई साहब को तो निकालना है, तो T2 को तो छेड़ो मत। T1 कहां से लाए? वो आपने क्या किया, T1 निकालो, उसका यूज कर लो। इसने कहा है इसमें, हालांकि क्वेश्चन का ताप क्या होगा इसने बोला नहीं है, तो वहीं से उठा लो इसको। तो बताओ इसको इधर लेके आओ T2 भाई साहब को, T2 560, 1 माइनस 7/10, 10 में से 7 गया तो कितना हुआ? 3/10 हो गया। ठीक है, 10 से 10 को मार दो, क्लियर। और T2 की वैल्यू निकालो, तो T2 कितना है? कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, ठीक है। सही है क्या? 7/10 इधर आ गया, 10 में 7 गया, 3/10। 56 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? तो अपना T2 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 6 12 36 18, और 15 1 16, 168 केल्विन आ रहा है भाई, केल्विन 168 केल्विन। लेकिन गड़बड़ कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है। सेल्सियस में ऑप्शन दिया है, घटाना पड़ेगा सावधानी से, इतनी आने के बाद में इतनी गलती मत कर देना। वो सेल्सियस आ चुका है, लेकिन इसने गड़बड़ कर रहा है। तो इसमें 273 में से घटा दो इसको, 273 में से घटाऊंगा तो ये तो माइनस में आ जाएगी टर्म, तो इसमें से घटाओ कितना आता है? 273 में से लगभग लगभग कितना आएगा? 100 प्लस 1 13 8 5, 105 के आसपास। तो बताओ ये वैल्यू आई कि नहीं आई?
लेकिन ये तो माइनस में आएगी, 273 में से घटाऊंगा तो माइनस में आएगी नहीं आएगी? क्या ये बात क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है? ओके डन। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम देने जाओ ना, इसके जो मिल जाए मुझे बाद में बताना कि सर वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये इसका मतलब इसका क्वेश्चन जब अपन प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे कल मतलब 10 क्वेश्चन 12 के करने के बाद में प्रैक्टिस, उसमें इसके क्वेश्चन कम से कम लगाएंगे, हर दिन लाएंगे नया। तो कौन सा आंसर आएगा? जल्दबाजी मत कर देना, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? हाँ ये मनीष क्या है बेटा जी? ये 105। अच्छा माइनस में देखो, ये और मिस्ट्री ये और मिस्ट्री, 105 प्लस माइनस में और है, यहाँ तो माइनस आएगा, ये तो माइनस में आएगा। क्लियर सभी बच्चों को? सावधानी के साथ। 168 आया तो भी समस्या है, 105 माइनस और प्लस में और दे रखा है, डिट्टो एग्जाम में आया था, थोड़ा ध्यान रखना। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। रुदोसम प्रक्रम एक ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट इधर उधर कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। देखो एक चीज, हेलो आवाज आ रही है मेरी? एक बार सभी बच्चे, मुझे थोड़ा ऐसा डाउट लगा कि आवाज कटी है। हेलो, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखें आवाज आई क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में बोले यस आवाज आ रही है। थोड़ा फास्ट बताएं बेटा। हाँ जो आंसर दे दिया वो डिलीट ना करें। ओके आ रही है। थोड़ा सा क्या बता, आवाज में मुझे ऐसा लगा कि फर्क लगा। ओके डन। चलो, एक बच्चा नो कह रहा है। हाँ आ रही ओके डन। चलो, रुदोसम प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस, मेरी दो बातें सुनना। दोनों प्रक्रम की एक दूसरे के उल्टे हैं, समतापी जो आइसोथर्मल है वो दोनों एक दूसरे के। तो एक तो होता है बॉडी जिसकी कंडक्टर होती है चालक, वो है समतापी। जिसकी बॉडी कुचालक होती है, बॉडी कुचालक होती है, वो जो होती है जिस इंसुलेटर है, वो सारे कौन से होते हैं? रुदोसम प्रक्रम। उसमें संपीड़न जो अपन बोलते हैं, संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन की घटनाएं बहुत फास्ट होती है, और जिसमें धीरे धीरे घटना है वो समतापी होता है। तो रुदोसम प्रक्रम का सबसे तेज प्रक्रम होता है कौन सा? मतलब उष्मागतिकी का जो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है वो रुदोसम प्रक्रम है। इसमें हीट इधर उधर नहीं चेंज होती है, तो उष्मा का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, बाकी अंदर के ताप दाब आयतन सब चेंज होते हैं। ये सभी बच्चे ध्यान रखना। एकमात्र प्रक्रम जिसमें पी बदलता है, वी बदलता है, टी बदलता है, अगर नहीं जाती है तो उष्मा इधर से उधर नहीं जाती, हीट उधर से नहीं जाती। और एक सभी बच्चे ध्यान रखना, थर्मस के अंदर जो अपन पानी गर्म करके रखते हैं वो इधर उधर हीट को नहीं देगा, आप उसके बॉडी के टच करना आपको फील ही नहीं होगा, नॉर्मल लगेगा। लेकिन फिर भी वो चाहे ठंडी होती है नहीं होती, वो गर्म पानी ठंडा होता है नहीं होता, क्योंकि रेडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है, बदलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये तीनों चीजें उसमें बदलती है, अगर नहीं बदलती है तो वो हीट नहीं बदलती, इधर उधर ट्रांसफर नहीं होती। डिट्टो एग्जाम में छपा था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। आ जाइए, उपग्रह के लेकर त्रिज्याओं का वेग, सैटेलाइट, प्लाइन वेग सबको याद है? प्लाइन वेग उसका कॉपी है, उसका कॉपी है सैटेलाइट की स्पीड। आप जिसको प्लाइन वेग वाला फॉर्मूला, एक्स के वेलोसिटी प्लाइन वेग, ये फॉर्मूला याद है क्या? 2 GR वाला, ये फॉर्मूला सबको याद है कि जी की वैल्यू जी एम ऑफ आर रख दे तो ये वाला फॉर्मूला याद है क्या सबको? राइट, जिसमें थोड़ा मैं और एडिशनल कर दूं, 2 GR, और इस द्रव्यमान को खोल दो। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी को रो लिख दो। राइट है चीजें? सभी बच्चे इस बात को नोट करना, मैं जो चीज बता रहा हूं वो, अगर इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से नजर रखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। अगर इस पूरे में से एक चीज को मैं इसमें से कट कर दूं, राइट, एक चीज इसमें से मैं कट कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक चीज को मैं अगर कट कर दूं, क्या ये दो उठा दूं, प्लाइन वेग का फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, दो मार दो, ये दो मार दो, इधर से दो काट दो। अब जो स्पीड है वो किसकी है? सैटेलाइट की, उपग्रह की, उसकी मतलब उसकी कक्षीय वेग की है, ऑर्बिट वेलोसिटी की है। केवल दो का ही तो फर्क है, केवल दो का ही तो फर्क है। और मोटी मिस्ट्री है इसके अंदर, पसना मत। मैं आज एक चीज बता रहा हूं, नोट कर लेना कॉपी पेन लेके। जिस किसी में अर्थ का मास होता है, जिस किसी में पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, वो मेन फॉर्मूला होता है, वो मेन फॉर्मूला होता है। कारण सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आर सामने, रूट के अंदर, आर नीचे,
इसमें वो आर कट के आर बाहर आएगा, मतलब तीन तीन कैटेगरी से आंसर आएगा इसका, तीन तीन आंसर हो सकते हैं। और बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिस फॉर्मूले में कैपिटल एम आता है, पृथ्वी का द्रव्यमान आता है, वो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। ये बाकी सब फर्जी फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है जिसमें आर नीचे है। अगर आर नीचे है तो खत्म कहानी इसकी, V1/V2, और ये उल्टा आएगा तो R2/R1। तो कौन सा आंसर आएगा? R2/R1, रूट के अंदर बी आंसर आएगा। बताओ किलोगे ये वाला क्वेश्चन? क्लियर? सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर कर देना। ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर ये प्लाइन वेग होता, यहां पर कक्षीय वेग की जगह प्लाइन वेग होता, तो भी यही आंसर होता। कोई, क्योंकि दो का ही तो फर्क है, यानी ऑर्बिट की वेलोसिटी की जगह एक्स के वेलोसिटी होती, तो भी ये आंसर यही होता है इसका। क्लियर ही चीज है। तो ये सभी बच्चे एक बात थम्स अप करें कि हाँ, हमें ये बात क्लियर हो गई कि सर कोई सा फॉर्मूला आ जाए, हम उस फॉर्मूले को तवज्जो देंगे जिसमें पृथ्वी का द्रव्यमान है। क्लियर चीज है पृथ्वी का। तो ये, और इसीलिए इस फॉर्मूले का जो मेन फॉर्मूला होता है, आपको पता है स्मॉल जी का मेन फॉर्मूला कौन सा होता है? जी बराबर मोटा वाला जी, मोटा वाला एम और आर स्क्वायर, यही इसका मेन फॉर्मूला होता है। और इस पूरे चैप्टर में ये बीमारी है, हर फॉर्मूले के साथ ये समस्या है। तो आप एक बात नोट कर लें, जिसमें पृथ्वी का वजन, वही मेन फॉर्मूला, बाकी सब ऐसे ही है डुप्लीकेट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए। वर्धावस्था में ये इसके क्वेश्चन आया था क्या बोलता है, बर्नौली के ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बर्नौली ने ये कहा था कि प्रेशर और वेग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम हो जाती है। एक चीज ज्यादा तो एक चीज मर जाती है। और यहां पर ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है, किसी बच्चे का आएगा तो वो कमेंट कर देगा, ये क्वेश्चन अभी इसी साल आया था। जितने भी आज क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में आए हैं पिछले शिफ्ट में, मतलब पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो ये बताओ, जहां प्रेशर की बात आ जाए, ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात आ जाए, जहां पर पेंटागन मशीन आ जाए, जो स्प्रे मशीन की बात आ जाए, दाब और वेग की चर्चा करना आ जाए, वहां एक ही भाई साहब काम करते हैं, अपने बर्नौली चाचा काम करते हैं। तो सही बात में कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? बर्नौली। बताओ क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ये वाला फंडामेंटल क्लियर है क्या? ओके डन। हाँ बिल्कुल। तो एक बार क्लास को जरूर लाइक करते करेंगे, इसमें कंजूसी नहीं करना है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी डिट्टो क्वेश्चन, सघन माध्यम से डेंसर मीडियम से, राइट है, रेयर मीडियम फ्रॉम टू डेंसर मीडियम। अच्छा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इसमें रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा ए लाइट फ्रॉम इंटर द रेयर मीडियम टू डेंसर। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना, रेयर से डेंसर में लिख रखा है, जबकि इसको सघन हिंदी में उल्टा लिख रखा है, तो थोड़ा चेंज कर लेना बेटा। सघन से विरल की तरफ जा रहे, दोनों आंसर बता देता हूं, जिसको जो अच्छा लगे देख लेना। जब भी लाइट लाइट मान लीजिए इधर आ रही है और ये इसमें पानी में प्रवेश कर रही है, तो सभी बच्चे इसका ध्यान रखना। क्या ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है? ये लाइट इधर आ रही है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये किधर झुक जाती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माध्यम के अंदर जो वेव लेमडा भाई साहब होते हैं वो घट जाते हैं। लेमडा का मतलब समझे क्या? लेमडा का मतलब थोड़ा सा अगर फील करना चाहते हो तो इस बात को देखना कैसे। ये जो लेमडा है इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, राइट है। ये जो लेमडा है वो पहले की तुलना में थोड़ा सा वैल्यू कम कर देता है। जहां पहले लेमडा इतना था वो तरंग दैर्ध्य घट जाता है। तो माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य होता है वो निर्वात का अपवर्तनांक होता है, एंड नीचे आ जाता है अपवर्तनांक। याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट? क्लियर? तो सभी बच्चे ध्यान रखना, सघन से विरल में जाता है। अब ध्यान रखना, दोनों केस समझ लेना। अगर विरल से सघन में जाता है तो क्या करोगे? यहां दो चीजें सेगमेंट बता देता हूं मैं सीधा सीधा, कचरा मत करना क्वेश्चन में कि दोनों चीजें ऑपरेट करना है। अब सुनना, दो बातें, दो सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक में तो ये बना देती है आपने, चलो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, क्या लिख रहा हूं मैं। आ जाइए, ये विरल से किस में गया? सघन माध्यम में गया। और ये गया मान लीजिए सघन से किधर गया? विरल माध्यम में, अविलंब से दूर हट गई, राइट। जब वो विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, तो ध्यान रखना इसमें लेमडा घट गया, राइट, नजर रखना। और सघन से विरल में जा रहा है, पानी से हवा में जा रहा है, तो इसको खुला खुला मिलेगा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या पूछा है? सघन से विरल पूछा है, तो सघन से विरल पूछ रहा है, सघन से विरल, तो क्या कर जाएगा? लेमडा की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इधर इंग्लिश वाले के हिसाब से देखें, रेयर का मतलब होता है विरल माध्यम, डेंसर का मतलब होता है सघन। विरल से सघन देखे तो वैल्यू क्या कर जाएगी? घट जाएगी। तो हिंदी मीडियम वाले अपना हिसाब से और वो उस वाला अपने हिसाब से देख लेना। बताओ क्लियर ये चीजें, दोनों फंडामेंटल नोट कर लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। आ जाओ अगले, निम्न में से एक मूलभूत, ये सभी आप लोगों के लिए छाप दो इसको। ये मैंने आपको बताया ना, 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो यूं करना है, यूं
तभी तो वो टाइम बचाना है अपन को, वो टाइम कंज्यूम करना है इसके अंदर, राइट है चीजें वो बचाना, ताकि न्यूमेरिकल कंज्यूम कर जाएगा। तो उठाइए इसको, फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से कौन एक फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं है? फिर बोला नहीं है। बताइए आंसर सभी बचे, ये आप लोगों के लिए। बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसमें, बताओ सभी बच्चे आंसर देंगे, या आप लोगों के लिए आंसर है भाई, फटाफट दे दो। हाँ, डी सबसे पहले, बिल्कुल। एक बच्चे ने कहा कि डी आंसर, ज्योति तिरवट, भाई साहब नहीं है, बी बिल्कुल। कार्य, अच्छा कार्य लिख दिया इसने, मात्रा नहीं लगाई, मैं लगा देता हूं। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? ये भी एग्जाम में आया था, तो फोकट के नंबर है। 7 मूल मात्रकों में कार्य कहां से आएगा? कार्य तो डिपेंड करता है, राइट। सबको पता है कि ये 3 और 3 और तो टोटल 7 ही, तो मेरे हिसाब से इस बच्चे इसमें फंसेंगे नहीं, ये फोकट के नंबर है। तो आज की इस पेपर से ये सीखना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे को तो न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो उड़ा देना है आपको। आ जाइए, फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया था, डिट्टो एग्जाम में छपा था, वैल्यू भी चेंज नहीं है। आ जाइए, कोई कार सार क्या है? एक वस्तु है, अपन वस्तु से वस्तु मान लेते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट है एम मास की, मास वास दे रखा है क्या? 10 केजी दे रखा है। ठीक है, अपन को मास दे रखा है कितना केजी? 10 केजी दे रखा है। ये कह रहा है इसको 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, खींचने दीजिए 10 क्या 100 न्यूटन से। इस पर एक घर्षण दे रखा है, फ्रिक्शन दे रखा है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखा है कितना? 0.5 म्यू बाय साहब, राइट है। सभी बच्चे ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिट्टो एग्जाम में आया हुआ है, वैल्यू भी चेंज नहीं है। सबसे पहला काम ये पूछ रहा है क्या कि आप मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालें इसमें, घर्षण बल, घर्षण बल फ्रिक्शन कैसे निकालूंगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालो बस। और ये मेरे हिसाब से बच्चों को सबको पता है कि म्यू एम जी, याद है क्या फॉर्मूला? नहीं याद है तो बेटा जी याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये तो इसका मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एफ बराबर म्यू की वैल्यू रखो, कितना है म्यू? 0.5। एम कितना है? 10 दिया है, जी की वैल्यू 10 होती है, पॉइंट उड़ाओ, 10 से 10 करो, तो एफ भाई साहब कितने हो गए? 50 न्यूटन। यानी जब ये 100 न्यूटन लगा रहा है, उसमें 50 तो इसको जमीन ही खा गई, 50 न्यूटन तो बाहर ही चला गया, राइट। पीछे जमीन खींच चुकी है इसको, तो एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो त्वरण जब निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू जब निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ ए बराबर एफ अपॉन एम होता है क्या? ये नेट आएगा, कुल, नेट का मतलब होता है कुल। तो बताओ 100 में से कितनी टांग खिंचाई हो रही है इसकी? 100 में से टांग खिंचाई हो रही है 50 की, फ्रिक्शन घटा दो और वजन का भाग दे दो। वजन कितना है इसका? 10। 50 में 10 का भाग दिया तो कितना है बेटा जी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोकट के नंबर है जिसके आए वो ये क्वेश्चन। बताओ कलोगे वाली चीजें। एक बच्चा कह रहा है डी, बेटा 5 आ गया, डी नहीं विष्णु क्लियर। प्लस का 5 आएगा, माइनस कहां से आएगा? क्लियर चीज है, घर्षण वर्षण के चक्कर में फंस नहीं जाना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। चालक प्लेट के कारण, अगर आपको चालक प्लेट के कारण पूछे, 2 प्लेटें होती है कंडक्टर, डिट्टो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, इससे अनुमान लगा लेना इसके टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाने, राइट है। तो कंडक्टर प्लेट और नॉन कंडक्टर 2 ही प्लेट होती है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को अंगुली पे याद होना चाहिए। चालक के अंदर क्या आता है? चालक के अंदर अकेला ये आता है, ये होता है आपका चालक, ठीक है, कंडक्टर प्लेट। अगर ये अचालक प्लेट आ जाए तो 2 आ जाएगा, ये याद रखना बेटा जी। तो ये इंसुलेटर के लिए आ गया, बताओ याद रहेगा क्या? सबको याद रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दूसरी दुनिया से फॉर्मूला नहीं आया। ये फॉर्मूला वही है जो अपन के क्यू बटा आर इसको याद रखते हैं चालक गोले के ऊपर। ये सिंपल सा, इस के को खोलो, के को खोलो, के का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 होता है या नहीं होता? और ये अगर मैं क्यू की बात करूं, अगर मैं क्यू की बात करूं, तो आप मुझे बताओ, जैसे मैं थोड़ा चालक गोला दिखाता हूं आपको, ये मान लीजिए कोई चालक गोला है, उस पर चार्ज है, राइट है। आपको ये पता है इसके ऊपर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा रहेगा, सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटा ए। अगर मैं यहां से क्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? सिग्मा ए आएगा। चलो अब यहां पर गोले का क्षेत्रफल सही से रखना है। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ स्फेयर का? 4πr²। थोड़ा सा समझाने के लिए नजर रखना, के की वैल्यू रखो 1/4πε0 और क्यू की वैल्यू कितना रखोगे? आ जाओ क्यू की वैल्यू रख के चेक करते हैं। रखो इसको सिग्मा, ये रखो 4πr² और नीचे r²। मोस्टली तो मर गए, जो मर गए उसको तो काटो। चलो ये क्या हुआ? एक r से ये r² है, r गया और 4π से 4π कट गया, तो बचा क्या? यानी अपन को ये कंफ्यूज कर रहा है,
आंसर वही आएगा जो कंडक्टर प्लेट के होता है, इसलिए इसकी वैल्यू याद रखना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट है कंडक्टर, तो एक फिनोमिना से आता है ये, मतलब के क्यू बटा आर स्क्वायर को ही ये बेवकूफ बना रहा है अपन को। राइट है, ओरिजिनल फॉर्मूला कंडक्टर का वही होता है जो ये होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, बस इसको खोल के लिख दिया आपके सामने। बताओ याद रहेगा? क्लियर? तो ये दोनों ध्यान रखना, दोनों प्लेट को अच्छे से आपको नोट कर लेना अच्छे से। फिर आ गया कंडक्टर के लिए, चालक गोले के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये फॉर्मूला याद है क्या? डीवी बटा डीएक्स वाला कॉन्सेप्ट, बताओ याद रहेगा कि ये बात माइनस के साथ होता है। जहां कहीं भी v कांस्टेंट है, v की वैल्यू फिक्स है, जहां कहीं भी v फिक्स है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होता है, वहां v का मान क्या, e का मान क्या होता है? जीरो होता है। ऐसा तो चालक में होता है, चालक के अंदर क्या होता है? अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, विद्युत क्षेत्र वहां v नियत होता है। तो इसने क्या पूछा है, मिस्ट्री कर दिया एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, एक कंडक्टर है, चालक है, उसका सतह पर सरफेस वोल्टेज भी है R/2, R/2 मतलब अंदर, अंदर है तो क्या आ जाएगा? अंदर है तो वही आ जाएगा, तो चेंज ही नहीं होगा। कितना आंसर आ जाएगा? V आ जाएगा। जीरो नहीं करना है, जीरो नहीं करना है। कैसे? इसके लिए दो, ये आप नोट कर लेना इस वाली बात को, कि अगर ये चालक होता कंडक्टर वाई, देखो इस चालक के अंदर जो आवेश है ना, बाहर दिखाना समझाने के लिए लिखा है, तो आप मुझे बताओ उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, लेकिन देखो वोल्टेज होता है, वोल्टेज फ्लोट करता है, जो वोल्टेज पूरा, अगर यहां पर मान लीजिए कि इस पर वैल्यू आपको दे, मान लीजिए कि मैंने फंडामेंटल वैल्यू दे रखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर 10 वोल्टेज है तो अंदर भी 10 है, इसके सेंटर पे भी 10 है, लेकिन इस अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो ये नोट कर लेना कि जहां पर ई का मान जीरो है वहां वी फिक्स होता है। हुआ कि नहीं हुआ ये बात? अंदर ई जीरो होता है लेकिन वहां वी फिक्स होता है, इसलिए देखो यहां जीरो ग्राफ चल रहा है और इसकी वैल्यू फिक्स है। याद रखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये भी देखा जा चुका है एग्जाम में। आ जाइए आज का तीसरा, मतलब 23 नंबर का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ये भी एग्जाम में देखा गया है। सीधा क्या क्वेश्चन दे रहा है, ए लंबाई की छड़ है जिसका मैग्नेटिक डायपोल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको एम बता रहा है, फिर ये कह रहा है कि इसको सेमी सर्किल अर्धवर्ताकार में मोड़ दिया, तो बताइए नया क्या होगा? तो आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आ जाइए, एक एल लंबाई की छड़ है और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आप मुझे बताओ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला एम इंटू एल होता है नहीं होता? एम इंटू एल, एल इन दोनों की बीच की दूरी, एन और एस से मान लेते हैं इसको, तो एम में इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होती है? ध्रुव प्रबलता, तो इसकी प्रबलता को प्लस एम मान लेते हैं और इसकी प्रबलता को माइनस एम मान लेते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, एम इंटू एल, कैपिटल एम लिखना, ध्यान रखना, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू एल। क्लियर चीजें, नजर रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था सीधा का सीधा। अब क्या कर रहा है, उसको सेमी सर्किल में कन्वर्ट कर रहा है। राइट, मजे की बात है, आगे पढ़ना, आगे ये एग्जामिनर इसको यहां तक ला सकता है, अभी तो आधा ही काम कर रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, आधे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको जैसे ही आधे में कर दिया तो एक हिस्सा एन बन गया और एक सिरा एस, जो था वही रहा, एन एन की जगह। न तो इसकी पोल स्ट्रेंथ बदली, दूर प्रबलता में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन दूरी तो ये हो गई, इसकी दूरी तो जो एल है, एल तो नहीं होगी यहाँ पर, ये कितना हो गया इसकी, अगर मैं इसको गोल मान लूं तो रेडियस, और इसका डबल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2r होगा कि नहीं होगा? 2r। तो नजर रखना मैं जो चीज बता रहा हूं क्या, अब नजर रखना। अब मुझे इसका पोल स्ट्रेंथ निकालना है, ध्रुव प्रबलता, सभी बच्चे देखना, ध्रुव प्रबलता का मतलब होता है इसकी पोल स्ट्रेंथ और बीच की दूरी, दैट्स ऑल, एन और एस की बीच की दूरी। अब बताओ इसके लिए मैं एम निकालूंगा, नजर रखना, एम तो चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन मुझे एन और एस की बीच की दूरी रखनी है, जो कि कितनी हो गई? 2r। अगर मैं इसको r रेडियस मान लूं तो 2r हो गया, तो चलो 2r, लेकिन 2r तो आपने माना, क्वेश्चन ने तो l दिया है। l बताओ अपना l किस में बट गया? अपना जो l है वो किस में बट गया? ये l पूरी लंबाई l है, वो पूरा कितना होता है? ये पूरा सिगमेंट कितना होता है? 2πr, आधा, बताइए आधा पाई आर, मुझे r चाहिए, r निकालना है तो l बटा पाई, ठोक दो इसमें, कैपिटल M स्मॉल m 2, और इसकी जगह क्या लगा दो आप? बताओ इसकी जगह क्या लगा दोगे? l बटा पाई, आंसर आ गया। तो आप मुझे बताओ कैसे इसका ऑपरेट करोगे, इसका आंसर क्या बनेगा इसमें? इस m और l को तो पहले वाला बोल दो, m इंटू एल, तो बताओ m नया जो आया, m न्यू जो आया वो कितना आया? पहले वाले का 2 बटा पाई, बताओ क्लियर है क्या? 2 बटा पाई कॉमन ले लो, आंसर हो जाएगा। तो है क्या 2 बटा पाई? बिल्कुल भी आंसर है। क्लियर? हाँ बी, ये बात क्लियर है क्या? अब सभी बच्चे एक बात सुनना अच्छे से, मैं एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन, देखो मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं टिक नहीं बता रहा, थोड़ा समझना, इस लंबाई को समझने की कोशिश करना। ये पेन है, m इंटू एल है,
आधा बदल लिया, डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रट के जाना, वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन अब समझना जो चीज बता रहा हूं, इसको घुमा के सीधा चिपका दो। अब अगर मैंने इसको पूरा ही गोल कर दिया तो एन और एस तो पास में आ गए, वो डिस्टेंस खत्म हो गई। अगर ये वर्ताकार में बदल देता, अगर इसको ये हटा के वर्ताकार में बदल देता तो सीधा आंसर जीरो लिखते। सीधा आंसर क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं। अगर इसको वर्गाकार बदल देता स्क्वायर में तो भी तो एन और एस चिपक जाते, तो भी जीरो आता। अगर इसको ट्राइंगल बना देता त्रिभुज तो भी जीरो आता। इसका मतलब ये तो खेल कॉन्सेप्ट का है, आधे में ही आंसर आना है, बाकी में आंसर ही नहीं आना है, बाकी में तो ये जीरो आएगा। इसीलिए टोराइड का कैपिटल एम जीरो होता है, क्योंकि परिणलिका को ऐसे कर देते हैं, एन और एस पास में आ जाता है। इसलिए एग्जाम में आया था टोराइड के लिए कैपिटल एम का मान कितना है। क्लियर? एक बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन आया था, क्लियर चीज है। तो अगर टोराइड का कैपिटल एम कितना होता है? जीरो। तो मैंने कितने क्वेश्चन समझाए? 5। आयत बना दे, त्रिभुज बना दे, वर्ग बना दे, पूरा वर्त बना दे, तो टोराइड बनाते हैं, उन सब का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। आ जाइए, ये तो नॉर्मल बच्चा क्वेश्चन है, इसको तो एल घुमा के आधा घुमा दे, आधे में तो आंसर आएगा, क्योंकि एन और एस के बीच की दूरी आ गई 2r, और 2r को r बना के लिख दिया। याद रखना बेटा जी इसको, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये लीजिए, कौन सी तरंग एनर्जी नहीं ले जा सकती? एकमात्र वेव है। जो वेव चली गई, जैसे साउंड वेव है, वो चली गई, वो कभी लौट कर वापिस नहीं आएगी। वो प्रोग्रेसिव होती है, प्रगामी तरंग होती है, जो यूं लौट कर यूं घूमती है। गिटार के वायर में वो एनर्जी तो होती है उसके पास, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करती, उसी में घूमती रहती है। और वो एकमात्र वेव है, कौन सी वाली? एकमात्र स्टैंडिंग वेव, अप्रगामी तरंग। और यही वो तरंग है जो औरों से इसको अलग करती है, क्योंकि ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएगी। ये वही वेव है जो आपने कभी देखा गिटार सितार में बनती है, ये वाली, इसी में घूमती रहती है इसकी एनर्जी। राइट है, इधर उधर नहीं जाएगी। राइट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया था। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप छाप दोगे, कोणीय आवर्ती का क्वेश्चन है। कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और कोणीय आवर्ती को क्या लिखते हैं बेटा जी? ओमेगा। किसे लिखते हैं? ओमेगा। और सबको पता है ओमेगा का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। आप क्या सोचोगे, इतना इजी भी क्वेश्चन आता है? आता है, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रेलर आपको बताने का कि क्या क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर आ जाएगा? T-1 0 0, थोड़ा चेक कर लेना। पहला कौन सा आंसर? 2 आंसर है क्या इसमें? हाँ भाई, ये थोड़ा सा मिस्ट, अच्छा एल है इसमें, नहीं L0 है, T+, थोड़ा टेक्निकल टाइप इसने गड़बड़ किया है। M0 L0 T-1, इसको थोड़ा सा मैं आपको लिए चेंज कर देता हूँ। अब आंसर बताओ, क्लियर चीज है, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, टेक्निकल माइनस उसने कर दिया होगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? समझ आना, बी आंसर है। बताओ क्लियर है क्या सभी बच्चों को? आज की क्लास में जो मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, उससे आपको एक रास्ता मिल गया कि एयरफोर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये 25 के 25 में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, या सिंगल अंदर के जो डिजिट है वो भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया। और क्या चाहिए आप लोगों को? आगे की जितने भी पेपर होंगे इसी तरीके से अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम के डिट्टो होंगे, और बाकी 10 हमारा एक्सपीरियंस काम करेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, आइडिया हमें पता रहता है, इसकी आवर्ती दिया तो अगली बार कोणीय वेग तैयार है, राइट, एंगुलर वेलोसिटी तैयार है, तो उस सेगमेंट से अपन क्या करेंगे? क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। तो जितने भी बच्चे आज की क्लास में, उन सबको दिल से धन्यवाद। आप रेगुलर रहें, आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा। क्लास धीरे धीरे आपको शेयर करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या कैसी क्लास रही, उसको क्लास के एंड के बाद में कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्या बता मैं यहाँ पढ़ नहीं पाया, कोई आगे पीछे रह गया, तो वो उसमें लिख देना। ठीक है, आपको क्लास का क्या रहा, क्या फीडबैक रहा, कितना मतलब आपको मतलब सुधार हुआ, कितना आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी ही क्लास मिलेगी तो मैं आगे तक मंजिल पाकर रहूंगा। क्लियर चीजें? एक बार सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। और कल इसी टाइम पर, इसी समय पर 8 बजे एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाना। टाइम का बहुत पंचुअलिटी हूं मैं, ठीक है। क्लास अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई बाई चांस इक्के दुक्के दिनों गड़बड़ हुआ तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी मोस्टली गड़बड़ नहीं होगी। राइट है, तो एक बार सभी बच्चे जय हिंद क्लास में लिखेंगे, और क्लास को जरूर बाद में शेयर कर देना। कई बच्चे अपने पास बाद में देखेंगे, लेकिन जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं कल वापिस आएंगे मैदान में, और इसी जोश और जुनून के साथ आप मेरे साथ तैयारी करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, आज मिक्स प्रैक्टिस थी, कंप्लीट सिलेबस, कल से ऐसा नहीं है। कल सीधा टारगेट है केवल 12वीं क्लास का, और अगले 10 पेपर 12वीं क्लास के होंगे, इसलिए कक्षा 12 के डाटा पढ़ के आओगे। क्लियर सभी बच्चों को? तो आज के लिए बस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन क्लास को जरूर शेयर करना। जो बच्चा अगर नया आया चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। राइट है चीजें, और कल टाइम पर जरूर पूछना। क्लियर? जय हिंद, वंदे मातरम।